Friends, so here is a new video lecture which is based on the chapter thermochemistry. So in this video lecture I will explain all the questions which are asked in previous years. Okay, so first of all it is important to know what is a thermochemistry. Basically it is a branch of a chemistry in which we study the heat change during a chemical reaction. ठीक है, जब भी कोई chemical reaction हुआ कितनी heat change होती है उसको हम thermochemistry के थ्रू ही क्या करते हैं, स्टडी करते हैं. अब देखो जितनी भी हीट चेंज हो रही है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, वो हीट चेंज या तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है या कांस्टेंट प्रेशर पे होती है, एंड इट इज ऑलवेज इजी टू कीप प्रेशर कांस्टेंट. सो जितनी भी हम हीट चेंज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे जनरली वो एट कांस्टेंट प्रेशर होती है, एंड वी नो दैट इट इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन द एंथैल्पी आल्सो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्टैंडर्ड स्टेट. Keep this in mind. Okay, standard state is the most stable state of any substance and it is always at 1 atmospheric pressure and temperature is 25 डिग्री सेल्सियस है ना. ये टेम्परेचर कंडीशन, जब भी ये कंडीशंस होती है किसी भी सब्सटेंस को इस कंडीशन पे रखते हैं तो इट इज द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस. ओके, now the second question is what is a standard enthalpy change. So standard enthalpy change is the change in the it is a change in the enthalpy during a chemical reaction when all the reactants and all the products they are kept at a standard state. ठीक है, अगर कोई chemical reaction है उस chemical reaction में सारे के सारे reactants और products जितने भी substances use कर रहे हैं, if all are in a standard state, so during this reaction the change in enthalpy is known as a standard enthalpy change. और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डेल्टा एच नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज को. एंड कीप दिस इन माइंड, व्हेनेवर वी हैव अ सब्सटेंस इन अ एलिमेंट्री फॉर्म, in that case this delta H naught value is always equal to 0. Okay, so now the next one is a standard enthalpy of formation and its significance. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डेल्टा एच नॉट एफ से सबसे पहले तो है ना. सो इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स व्हेन ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर एट स्टैंडर्ड स्टेट. राइट, तो उसे हम बोलेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. सो सपोज करो मेरे पास एक है कार्बन, कार्बन की सपोज करो कार्बन डाइऑक्साइड की हम फॉर्मेशन कर रहे हैं. ठीक है, CO2 की फॉर्मेशन है फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स दैट इज कार्बन एंड ऑक्सीजन. तो इस केस में जितने भी ये सब्सटेंसेस हैं फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल बी एट अ स्टैंडर्ड स्टेट. So enthalpy of formation of any compound from its constituent elements which are present in a standard state, in that case the formation of that particular compound is known as standard enthalpy of formation. and carbon dioxide के लिए वैल्यू कितनी रहती है, 393.5 approximately kilojoule per mole, standard enthalpy of formation. Okay, now the next one is इसका significance क्या है, what is the significance of this स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि अगर हमें इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर आपके पास केमिकल रिएक्शन है, अगर हमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पता है, उसमें जितने भी सब्सटेंसेस लिखे हुए हैं सबकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इफ वी नो, वी कैन इजीली फाइंड आउट द इंथैल्पी चेंज ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्शन बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला दैट इज डेल्टा एच आर. इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस है बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला दैट इज डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट. अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशंस पे है तो हम यहाँ पे डेल्टा एच नॉट आर लिखेंगे. ठीक है ना, तो अगर हमें इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पता है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, वी कैन फाइंड आउट द इंथैल्पी चेंज फॉर दैट पर्टिकुलर रिएक्शन. दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो जो मैंने अभी आपको समझाया इसका सिग्निफिकेंस, इसके बेसिस पे एक हमारे पास न्यूमेरिकल है. इसमें मुझे ये केमिकल रिएक्शन है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसकी भी पता है, रिएक्टेंट की भी पता है और प्रोडक्ट्स की भी पता है. दीज आर द वैल्यूज हियर गिवन. राइट, सो व्हाट आई विल मुझे फाइंड आउट करना है यहाँ पर क्या, डेल्टा एच एंड डेल्टा ई. और कंडीशन देखो स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं, तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या बनेगा, डेल्टा एच नॉट दैट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ व्हाट, समेशन ऑफ डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडर्ड स्टेट है ना. तो स्टैंडर्ड के लिए ऊपर हमेशा ये साइन लगाते हैं ऑफ अ
रिएक्टेंट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स क्या हैं? प्रोडक्ट है NO2 एंड वाटर। NO2 की वैल्यू कितनी है? 81.46। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 81.46 किलो जॉल पर मोल। यहाँ पर क्या है? माइनस, और हमारे पास प्रोडक्ट्स में सॉरी वाटर भी है ना, तो NO2 81.46, वाटर की वैल्यू कितनी है? 285.78। तो इसका समीशन है ना, इसको प्लस करेंगे तो 2 इंटू 285.78, ओके। देन माइनस रिएक्टेंट की वैल्यू को यहाँ से माइनस करो। रिएक्टेंट की लिए वैल्यू क्या दी है? इसकी फॉर्मेशन की वैल्यू है माइनस 367.54। ठीक है, ऐसे आप इसको क्या करोगे? सॉल्व करोगे। यहाँ से आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? और वन मोर थिंग, वाटर के केस में भी इसकी वैल्यू हमें माइनस लिखते हैं। ठीक है, तो हमें माइनस का साइन आएगा 285.78। ठीक है, नाउ सपोज करो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाती है x। ठीक है ना, डेल्टा H नोट निकल गया। आप डेल्टा H नोट से डेल्टा E नोट कैसे निकाल सकते हैं? डेल्टा H नोट से अगर डेल्टा E नोट, तो अगर यहाँ पर मुझे डेल्टा E नोट निकालना है तो इसका फॉर्मूला भी मुझे पता है, दैट इज डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NGRT। ऐसे ही निकालते हैं डेल्टा H। अब मुझे डेल्टा E फाइंड आउट करना है। डेल्टा E को हम डेल्टा U भी लिख देते हैं, पता ना, इट इज अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा H की वैल्यू सपोज करो ये वाला फॉर्मूला निकाल कर आपने x निकाला। ठीक है, डेल्टा E मुझे फाइंड आउट करना है। डेल्टा Ng कितना है? इट इज अ चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन है। यहाँ पर मुझे सिर्फ गैसियस कंपोनेंट के विद रिस्पेक्ट क्या निकालने हैं? चेंज इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो दैट इज डेल्टा Ng क्या होता है? इट इज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के केस में ही सिर्फ गैसियस स्टेट्स हैं, यहाँ पर तो कोई गैसियस स्टेट है ही नहीं, तो इट इज ऑलवेज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट में भी सिर्फ NO2 है जो गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है, दैट मींस कि ओनली 1 मोल इज प्रेजेंट। तो डेल्टा Ng की वैल्यू आप क्या करोगे? डेल्टा Ng की वैल्यू यहाँ पर होगी 1, R की वैल्यू क्या लोगे? 8.314 इंटू 10⁻⁻³ और T टेम्परेचर तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे था ही, दैट इज 298.15 केल्विन है ना। तो इन सबको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट? डेल्टा E बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। सो डिपेंडिंग ऑन द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, अगले कॉन्सेप्ट पे मैं बाद में जाती हूँ, पर डिपेंडिंग ऑन द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है ना, उसका सिग्निफिकेंस क्या है कि हम किसी की भी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किसी की भी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पता है। सिग्निफिकेंस है ये उसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का, है ना। तो इसके बेसिस पे एक और क्वेश्चन है कि सपोज करो देयर इज अ कंबस्शन ऑफ मीथेन। ठीक है, मीथेन गैस की कर रहे हैं कंबस्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। वेन वी नो दैट व्हेनेवर देयर इज अ कंबस्शन रिएक्शन हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटरी प्रोडक्ट्स बनते हैं, है ना। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? इंपॉर्टेंट है इसकी बैलेंसिंग। तो अगर मैं इसकी बैलेंसिंग करूँ, आई नीड हियर 2 molecules of water, so this equation is now balanced. So how can I find out the enthalpy of combustion for that particular reaction? तो इसके लिए मुझे enthalpies of formations पता होनी चाहिए और उसका मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगी, that is enthalpy of formation of product minus enthalpy of formation of what? Reactant। इन सबकी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते हैं। प्रोडक्ट्स क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में, वाटर यहाँ पे क्या है? लिक्विड, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू कितनी है? -393.5, ओके। प्लस वाटर का करना है, वाटर की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू -285.5। माइनस क्या करना है? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट में ऑक्सीजन की यहाँ पर जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, एलिमेंट्री फॉर्म में मैंने आपको बोला था इंथैल्पी चेंज हमेशा किसी भी रिएक्शन का 0 होता है, तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पे हम एलिमेंट्री फॉर्म में 0 कंसीडर करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? मीथेन है। मीथेन के लिए वैल्यू क्या है? इट इज गिवन टू यू, दैट इज -74.9। तो जो भी आपका आंसर आएगा कैलकुलेटेड आंसर विल बी इन किलो जॉल पर मोल। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस of the enthalpy of formation. Now the next topic is enthalpy of neutralization. What is the enthalpy of neutralization? It is a enthalpy change
when 1 gram equivalent of acid is neutralized by 1 gram equivalent of base। तो एसिड और बेस दोनों का अमाउंट फिक्स रहना चाहिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो जब भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड को हम मिक्स करेंगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, ऑलवेज देयर इज अ न्यूट्रलाइजेशन एंड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन whatever is the amount of heat released enthalpy change, whatever enthalpy is changing during that particular reaction, we call it as the enthalpy of neutralization condition is that both acid and base here if are strong, then the value is always constant। Why so? तो पहले आपको मैंने क्या बोला, enthalpy of neutralization क्या है, whenever 1 gram equivalent of acid neutralize by 1 gram equivalent of base, when both the solutions are dilute solutions, यहाँ पर जो acid है और जो base है दोनों dilute solutions रहने चाहिए। So whenever we mix the dilute solutions of 1 gram equivalent of acid and 1 gram equivalent of base, whatever enthalpy is changing during that reaction is known as enthalpy of neutralization, and we know that the enthalpy of neutralization value is always constant for a strong acid and a strong base। Why? Suppose करो कि अगर मैंने एक strong acid ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया NaOH और एक स्ट्रॉन्ग एसिड क्या ले लिया HCl, तो जब भी इन दोनों के 1 ग्राम इक्विवेलेंट को हम मिक्स करेंगे इंथैल्पी चेंज जो भी होगी उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक है, अब देखो NaOH कैसे यहाँ पर आयोनाइज होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है इट विल कम्प्लीटली आयोनाइज। सिमिलरली एसिड भी है, वो भी अपने एक्वा सॉल्यूशन में क्या कर जाएगा, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर जाएगा। ठीक है, सो अगर मैं इन दोनों आयंस को मिक्स कर रही हूँ NaOH प्लस HCl, तो ये कैसे यहाँ पर जाकर NaCl बनाएगा, दैट मीन्स की आयंस विल बी प्रेजेंट इन अ फॉर्म ऑफ Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, वाटर। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा और ब्रेक करके लिख सकती हूँ, कैसे दिखा सकते हैं इस रिएक्शन को, आई कैन शो क्योंकि दिस रिएक्शन इज इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ना, सो आई कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो। तो जब हमने इन दोनों को मिक्स किया तो NaOH किस फॉर्म में प्रेजेंट है, OH नेगेटिव, HCl किस फॉर्म में प्रेजेंट है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और ये रिएक्शन कहाँ हो रहा है, दैट इज ओके एक्वा सॉल्यूशन तो है ही, तभी आयनिक फॉर्म में हमने लिखा है ना। इसमें आप कॉमन आयंस को कट कर दो, कॉमन आयंस को क्या करो, कट करो, you left with what, you left with only H positive ion, OH negative ion which is giving you water। तो कोई भी आप स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, अल्टीमेटली तो वहां पर जो H पॉजिटिव आयन है या उस स्ट्रॉन्ग बेस के OH नेगेटिव आयन है वो आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, वाटर, एंड इट इज अ न्यूट्रलाइजेशन। तो इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती इन अ केस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पर वैल्यू कांस्टेंट रहती है -57.32 किलो जूल पर मोल। अब कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, दोनों ने कंप्लीटली आयोनाइज होना ही होना है, कंप्लीटली आयोनाइज होंगे तो आयोनाइजेशन इज बिकॉज ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन इज बिकॉज ऑफ द H positive ion which is released by strong acid and OH negative which is released by strong base। तो उसकी वजह से water molecule neutralization and this will be the value for any strong acid and strong base, the value will remain a constant। but ये जो value है ये लोअर डाउन हो जाती है, ये चेंज हो जाती है अगर इन दोनों में से कोई भी एक वीक हो, या तो आप एसिड को वीक कर दो या बेस को वीक कर दो। कैसे, जरा इसको भी सॉल्व करते हैं। सपोज करो आपके पास एक हम ले लेते हैं वीक एसिड CH3COH और उसमें आपने मिक्स किया NaOH। अब CH3COOH तो क्या है, इट इज अ वीकर एसिड, तो ये कैसे आयोनाइज होगा, एज अ CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो इस केस में जितनी भी इंथैल्पी चेंज होगी उसे हम कहते हैं डेल्टा H आयोनाइजेशन। ठीक है, डेल्टा H आयोनाइजेशन। NaOH तो आपको पता है ये तो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है। अगर मैं इन दोनों को मिक्स करूं तो CH3COOH प्लस NaOH, यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पर आपके पास बनेगा CH3COONA प्लस वाटर। ठीक है, तो जब भी स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड या वाइस वर्सा कर लो, ऐसे डाइल्यूट सॉल्यूशंस को मिक्स किया जाता है तो उसमें से एक तो कंप्लीटली हमेशा आयनाइज कर जाएगा, पर जो दूसरा सब्सटेंस है, दूसरा उसमें जैसे यहाँ पर एसिड ही है, यहाँ पर कुछ एनर्जी न्यूट्रलाइजेशन की यूज हो जाएगी। कहाँ यूज हो जाएगी, वो यूज हो जाएगी इसकी आयनाइजेशन करवाने में। ठीक है,
तो जैसे वैल्यू तो सेम रहना चाहिए था -57.32, बट सम वैल्यू हैज बीन यूज्ड ड्यूरिंग द आयनाइजेशन ऑफ दिस CH3COH बिकॉज इट वाज वीकर। तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है ना, इस रिएक्शन की वैल्यू आपके पास, एक मिनट में जरा आपको चेक करके बताती हूँ एग्जैक्ट वैल्यू क्या लिखोगे आप यहाँ पर। दैट इज फॉर दिस रिएक्शन द वैल्यू इज -55.23। जो हम इनको मिक्स कर रहे हैं ना, यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू -55.32 किलो जूल पर मोल है, और वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी 57.32। वैल्यू कम क्यों हो गई? बिकॉज सम ऑफ द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन it has been consumed in the ionization of this weak acid। तो ऐसे केसेस में जो डेल्टा H रिएक्शन है ना, बेसिकली जहां पर एक स्ट्रॉन्ग है और दूसरा वीक है, डेल्टा H इज ऑलवेज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन प्लस एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, ठीक है। अब डेल्टा H की वैल्यू कितनी निकली? 57.32 नहीं थी, वैल्यू कम थी, दैट वाज -55.32 किलो जूल पर मोल। न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू तो हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो कभी चेंज नहीं होगी, इट विल बी -57.32 किलो जूल पर मोल। और आयनाइजेशन को x मान लो, तो यहाँ पर मैं आयनाइजेशन की वैल्यू निकाल सकती हूँ, जो कि CH3COH को आयनाइज करने में। सो एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन को अगर मुझे निकालना है तो हमें ये इक्वेशन लगाना है, दैट इज द एंथैल्पी ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्शन वेयर वी आर मिक्सिंग एनी स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। चाहे आप उल्टा भी कर दो, आप स्ट्रॉन्ग एसिड यूज करो, वीक बेस, फॉर्मूला विल रिमेन द सेम। सो डेल्टा H विल ऑलवेज बी लोअर डाउन बिकॉज सम ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन एनर्जी हैज बीन यूज्ड इन द आयनाइजेशन ऑफ दैट वीक acid, so its value is always lower, always whenever we are using any one weak we get the lower value। अगर आपको पेपर में ऐसे न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं, आपको जो भी वीक एसिड या बेस दिया होगा उसकी आयनाइजेशन की वैल्यू अगर निकालनी है तो आपको ओवरऑल रिएक्शन की एंथैल्पी दी होगी, न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू आपको पता ही है, तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके यू कैन इजीली फाइंड आउट द एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग एसिड, एनी वीक एसिड और अ weak base by apply this formula। Now we will come to our next concepts। So now the next concept is the Haze's law of constant heat summation। This is a question which has been asked in the exams number of times, so this question is very important, okay। So Haze's law of constant heat summation is that कि whatever heat is evolving or absorbing during the chemical reaction, its amount will always remain the same whether the reaction taking place in a single step or the reaction is taking place in a number of steps। always the heat absorbed or evolved will remain the same, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज करो एक केमिकल रिएक्शन है, A से B पर जा रहा है, ये सिंगल स्टेप में रिएक्शन हुआ, और इस रिएक्शन के लिए जो इंथैल्पी चेंज की वैल्यू थी, सपोज करो अगर हम ले लेते हैं x, सेम यही रिएक्शन अगर 2 स्टेप्स में हो रहा है, ठीक है, कि पहले जा रहे हैं A से C और फिर जा रहे हैं C से B, ठीक है, नंबर ऑफ स्टेप्स में हो रहा है। सपोज करो यहाँ पर वैल्यू क्या है y, यहाँ पर वैल्यू क्या है z है, किसकी? हीट चेंज की ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है। सो x विल ऑलवेज बी इक्वल टू y प्लस z, ओके। तो इसे और भी तरह से हम रिलेट कर सकते हैं कि जैसे A से B तक आप जा रहे हो, ठीक है, किसी भी रिएक्शन के लिए, एक बार पाथ 1 है ये वाला, ठीक है, और सेकेंड टाइम में क्या है, सपोज करो दिस इज अ पाथ सेकेंड फॉर दिस रिएक्शन। यहाँ पर जो हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब हो रही है दैट इज अ Q। सपोज करो यहाँ पर इस स्टेप तक जा रही है Q1 और यहाँ पर इस स्टेप पे जा रही है आगे Q2, तो दोनों की जो हीट की वैल्यूज हैं दे विल रिमेन द सेम। तो दिस इज अ Haze's law of a constant heat summation। So whatever is the heat absorbed or evolved during a chemical reaction, it will always remain the same either the reaction is taking place in a single step or it is taking place in a number of steps, okay। Now what is the proof of Haze's law on the basis of thermodynamics? हम thermodynamics पे इस बात को कैसे explain कर सकते हैं? We know that कि जो enthalpy है, enthalpy is what? Enthalpy is a state function। enthalpy is a state function, we know that। अगर enthalpy state function है, that means कि जो delta H की वैल्यू है, it will always depend upon, it is always H2 minus H1 है ना, so delta H की वैल्यू हमेशा किस पर डिपेंड करेगी? delta H की वैल्यू, it is a state function, so it will always depend upon the initial value as well as the final value। it will never depend
on the path which has been attained to reach to H2 from H1. जो भी पाथ फॉलो हुआ H1 से H2 तक जाने के लिए कभी भी उस पर डिपेंड नहीं करेगा, उसको तो सिर्फ इनकी इनिशियल और फाइनल वैल्यूज से मतलब है, ठीक है ना, बिकॉज इट इज अ स्टेट फंक्शन. सो दैट इज व्हाई ये जो हेजिस लॉ को थर्मोडायनामिक्स के बेसिस को एक्सप्लेन करता है कौन, डेल्टा एच का स्टेट फंक्शन होना. तो इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल भी करके देखते हैं. सो हेजिस लॉ के बड़े सारे वो हैं, इसकी एप्लीकेशंस हैं. वन ऑफ इट्स एप्लीकेशन की वी कैन फाइंड आउट द enthalpy of a transformation from one allotropic form to another allotropic form. कार्बन के दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट. तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन पता करनी है जब वो डायमंड से ग्रेफाइट तक जा रहा है. हाउ कुड वी फाइंड आउट बाय यूजिंग अ हेजिस लॉ? तो इसको हम इनके कंबस्शन रिएक्शन से फाइंड आउट कर सकते हैं. सपोज करो हियर द कार्बन इज इन अ डायमंड फॉर्म, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ, तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन जो बनेगा CO2 बनेगा डायमंड की वजह से. उसकी वैल्यू आपको दी हुई है, दैट इज -393.4 किलोजूल पर मोल. सिमिलरली सेकेंड रिएक्शन क्या है, कार्बन ग्रेफाइट. इसकी भी कंबस्शन रिएक्शन की वैल्यू आपको दी हुई है, दैट इज CO2. इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है -393.5 किलोजूल पर मोल. अब मुझे हेजिस लॉ को यहाँ पर अप्लाई करना है. इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं आपस में माइनस करूँ तो क्या होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कट जाएगा, यू लेफ्ट विद व्हाट, सी डायमंड से ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ हो रही है, सी ग्रेफाइट तक. दैट मीन्स कि मुझे इन दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या करना है, माइनस. तो क्या बनेगा, ये बनेगा -393.4 माइनस -395.4 है ना, यहाँ पे वैल्यू है 395.4 माइनस 393.5. तो जो यहाँ से बनेगा 395.4 प्लस 393.5 है ना, दैट विल बी योर आंसर एंड आंसर विल बी इन किलोजूल्स पर मोल. So this is one of the applications of Hez's law. This question has been asked कि अगर एक एलोट्रोपिक फॉर्म से दूसरी एलोट्रोपिक फॉर्म में जा रहे हैं, Hez's law लगाना है, आपको रिएक्शन दिए होंगे, ठीक है, जैसे कार्बन के टर्म में आपको इनके कंबस्शन रिएक्शंस दिए हुए थे. तो मुझे डायमंड से ग्रेफाइट तक जाना था, तो इसलिए मैंने पहले डायमंड को लिखा, फिर मैंने नीचे किसको लिखा, ग्रेफाइट को. इन दोनों इक्वेशंस को आपस में मैंने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया. सब्ट्रैक्ट करके आई गेट दिस रिक्वायर्ड इक्वेशन. ये इक्वेशन मुझे चाहिए थी ना, दैट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम डायमंड टू ग्रेफाइट. तो हेजिस लॉ में हम देखेंगे कि जो भी हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है क्या हमें वो मिल रही है. जैसे यहाँ पर जब मैंने इन दोनों को माइनस किया, आई वाज गेटिंग द रिक्वायर्ड इक्वेशन व्हिच हैज बीन आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन आल्सो. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज अ हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर. जरा इसकी वैल्यूज को निकाल कर देखें. व्हाट इज अ हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम? तो यहाँ पर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाएंगे, दैट इज डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W. अगर ये एक्सपेंशन वर्क है तो यहाँ पर क्या लिखो, Q प्लस P डेल्टा V, ठीक है. एंड वी नो दैट कि जो डेल्टा V है, ये जो QV है, दैट इज एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम ना. अगर इट इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर आप ये रिएक्शन देख रहे हो तो डेल्टा V तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो पूरी टर्म हो गई 0, तो डेल्टा U विल बी इक्वल टू QV. डेल्टा U इज इक्वल टू QV, ठीक है ना. वी नो दैट हीट चेंज एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी. अब QP के लिए निकालते हैं. वी नो दैट H इज इक्वल टू U प्लस PV. अगर स्टेट फंक्शन है तो कैन आई राइट डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V प्लस V डेल्टा P, राइट. इसको एक्सपेंड किया PV को, ठीक है. एंड प्रोसेस इज एट कांस्टेंट प्रेशर. अगर ये प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे है तो V डेल्टा P क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. यू लेफ्ट विद डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V. एंड फर्दर डेल्टा H इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा H की जगह पे लिख सकते हैं Q. अगर सपोज करो एक्सपेंशन वर्क है तो Q माइनस P डेल्टा V प्लस P डेल्टा V. ये दोनों टर्म्स आपके पास कट गई, तो डेल्टा H इज इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू QP. सो heat change during a constant pressure is always equal to
डेल्टा एच, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं था तो इसलिए मेरे को यहाँ पे W माइनस पी डेल्टा वी लेना पड़ा. वी नो दैट वेन एवर इट इज अ एक्सपेंशन वर्क, वर्क इज ऑलवेज डन बाय द सिस्टम, और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या रहेगी, माइनस पी डेल्टा वी. ठीक है ना, एक्सपेंशन हो रही है यहाँ पे, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी, क्यू एक्सपेंशन क्योंकि वॉल्यूम जीरो नहीं है. फर्दर वी कैन राइट इस इक्वेशन को, आपको क्या बना, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, है ना. और फर्दर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक और भी इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं, दैट इज डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू पी डेल्टा वी किसके इक्वल होता है, डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा एन जी आर टी. अब एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जहां पर ये जो चेंज इन इंथैल्पी है इट विल बिकम इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी. अगर मैं वेरियस फैक्टर्स देखूं तो नंबर 1 फैक्टर क्या बनता है जिसमें डेल्टा एच, इन दोनों इक्वेशंस को यूज करते हुए हम देख सकते हैं व्हेन डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा यू. नंबर 1, अगर पी डेल्टा वी जीरो हो जाए, इफ देयर इज नो एक्सपेंशन, पी डेल्टा वी क्या हो जाएगा, नो वॉल्यूम चेंज, पी डेल्टा वी क्या हो जाएगा, जीरो. पी डेल्टा वी जीरो हुआ तो डेल्टा एच विल बिकम इक्वल टू डेल्टा यू. फर्स्ट कंडीशन इज दैट if delta v is equal to 0, no work done by the system, no expansion, volume is kept constant. अब ये भी कह सकते हैं volume is kept constant, then this factor will be equal to 0, delta h will become equal to delta u. second factor ये है कि अगर आपके पास डेल्टा एन जी क्या हो जाए, डेल्टा एन जी जीरो हो जाए. डेल्टा एन जी जीरो कब हो सकता है, डेल्टा एन जी जीरो तब हो सकता है अगर आपके पास कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स गैसियस है ही नहीं. सपोज करो एक केमिकल रिएक्शन है, ए सॉलिड प्लस बी लिक्विड गिविंग यू अगेन सी सॉलिड. तो इस केस में इस केमिकल रिएक्शन में कोई भी गैसियस कंपोनेंट नहीं है तो डेल्टा एन जी ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा. ये भी हो सकता है कि अगर गैसियस कंपोनेंट्स हैं भी, जैसे ए गैसियस प्लस बी गैसियस गिविंग यू सी गैसियस, सपोज करो इसके 2 मोल्स हैं तो डेल्टा एन जी कैसे निकालते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट. प्रोडक्ट्स के कितने मोल्स हैं, 2, रिएक्टेंट्स के भी कितने मोल्स हैं, 2, तो 2 minus 2 is again equal to 0. So these are the various conditions at which delta H will become equal to delta U. So these are the 3 main conditions. If the system is closed, volume is kept constant, again it is delta H will be equal to delta U. या यहाँ पर delta NG के फैक्टर को भी 0 कर दें तो भी डेल्टा एच किसके इक्वल बन जाएगा, डेल्टा यू के इक्वल बन जाएगा. ठीक है, सो दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस which we have done on the basis of Hess's law, and this is the equation where we relate delta h को हमने 2 forms में लिखा, delta h is equal to delta u plus p delta v and delta h is equal to delta u plus delta n g r t. And the question is what are the conditions at which delta h will become equal to delta u. तो question क्या पूछा जाएगा, conditions at which delta h will become equal to delta u. So these are the 3 conditions at which. Okay, now the next concept is, so the next concept is a bond dissociation energy. Bond energy और bond enthalpy भी कहते हैं इसको. ठीक है, what is a bond dissociation energy? So it is the amount of energy which is required to break 1 mole of a bond present, 1 mole of a bond which is present in a gaseous molecule. ठीक है, molecule should be in a gaseous form, only then we can calculate the bond dissociation energy or a bond energy. So bond dissociation is the amount of energy which is required to break the 1 mole of a bond which is present in a molecule of a gaseous state. Okay, and what is a bond energy? So bond energy is the amount of energy which is released when particular type of 1 mole of bond is forming from its constituent atoms which are present in a gaseous form. तो ठीक है, बॉन्ड एनर्जी में क्या है, इसमें 1 मोल ऑफ बॉन्ड क्या कर रहा है, फॉर्म हो रहा है. और जब भी बॉन्ड फॉर्म होता है इट इज ऑलवेज एनर्जी विच इज रिलीज्ड. ठीक है ना, जब भी बॉन्ड को ब्रेक करना होता है एनर्जी इज रिक्वायर्ड. जब भी बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं देन वी कॉल इट एज अ बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो हमेशा एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है. तो इस केस में द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ 1 मोल ऑफ अ बॉन्ड एंड देयर इज अ ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड. फर्दर बॉन्ड एनर्जी में हम ये देखते हैं कि बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं. सेकेंड, इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ एवरेज एनर्जी, इट इज अ एवरेज एनर्जी which is required to break a bond. ठीक है,
of a molecule in a gaseous form, तो देखो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में दोनों में हम बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, पर यहाँ पर दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to break a 1 mole of a bond of a particular substance in a gaseous form, but here it is a average energy. बॉन्ड डिसोसिएशन में हम एवरेज एनर्जी की बात नहीं करते, हम बॉन्ड एनर्जी में किसकी बात करते हैं, एवरेज एनर्जी की, जब हम बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं। तो बॉन्ड एनर्जी में दोनों ही केसेस आते हैं, आइदर द फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड और आइदर द ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड। पर जब आप ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड की बात करोगे तो वहाँ पर एवरेज एनर्जी होगा, एंड दिस इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और एक चीज़ को याद रखना कि एक पर्टिकुलर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए ना, वो हर मॉलिक्यूल में सेम नहीं रहती। कहने का मतलब क्या है, सपोज करो एक बार आपके पास CH4 मॉलिक्यूल है, एक तरफ आपके पास है क्या CH3Cl है ना, फिर आप ले लो CH2Cl2। इन सब केसेस में CH बॉन्ड्स तो आ ही रहे हैं ना, बट CH जो बॉन्ड है ना, इन सब में उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सेम नहीं है। इट ऑलवेज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ अ मॉलिक्यूल। जो ये बॉन्ड एनर्जी है किस पे डिपेंड करती है, इट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल डिफरेंट है, ये मॉलिक्यूल डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली इन केसेस में इनकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, राइट। और अगर कोई हमारे पास पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, उसकी हम निकालना चाहते हैं बॉन्ड एनर्जी, तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड एनर्जी के लिए हमें हमेशा देना पड़ता है एवरेज एनर्जी। हमें क्या लेना पड़ता है, एवरेज एनर्जी। सपोज करो मैं ये एग्जांपल ले लेती हूँ, एवरेज एनर्जी, जैसे आपके पास CH4 मॉलिक्यूल है, तो देखो इसमें कितने CH बॉन्ड है, 4 CH बॉन्ड है। तो इन चारों की भी जो बॉन्ड एनर्जीज है ना, यहाँ पर हम यहाँ पे सेम नहीं लेते हैं। ठीक है, ये एक यहाँ से CH बॉन्ड टूटा ना, तो इट विल अफेक्ट द बॉन्ड एनर्जीज ऑफ अदर बॉन्ड्स। ठीक है ना, तो इस केस में जब लेना होता है ना, तो हमें चारों की बॉन्ड एनर्जी, इसकी बॉन्ड एनर्जी सपोज करो X1 है, इसकी बॉन्ड एनर्जी X2 है, यहाँ पर क्या है X3 है, यहाँ पर क्या है X4 है। जो इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज हैं चारों की क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पर अगर मुझे इनकी बॉन्ड एनर्जी को निकालना है, तो इट विल बी सम ऑफ ऑल द बॉन्ड्स। इन सबका मुझे यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, एवरेज लेना पड़ेगा। देन आई कैन फाइंड आउट द बॉन्ड एनर्जी ऑफ अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर ये सिंपल मॉलिक्यूल होता है जैसे H2 या Cl2, तो इसमें हमें एवरेज नहीं लेना पड़ता। एवरेज हमें तब लेना पड़ता है व्हेन इट इज अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब देखो ये जो बॉन्ड एनर्जी है, इससे हम इंथैल्पी चेंज किसी भी रिएक्शन की कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बॉन्ड एनर्जी से। अगर मुझे इंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन निकालना है, तो दैट इज डेल्टा H ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट। अभी तक तो हम करते आए थे समेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, बट अगर हमारे पास बॉन्ड एनर्जी के टर्म में हमें इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो हमें हमेशा करना पड़ेगा रिएक्टेंट्स की बॉन्ड एनर्जी और प्रोडक्ट्स की बॉन्ड एनर्जी को, प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जी को रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी से, इनके समेशन से हमेशा माइनस करते हैं। एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देख लेते हैं इसके बेसिस पे। सो ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज, है ना, वी कैन कैलकुलेट द इंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन ऑल्सो। जैसे यहाँ पर मुझे फाइंड आउट करना है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl, तो मुझे यहाँ पर दिया क्या क्या हुआ है, मुझे यहाँ पर दी हुई है डिसोसिएशन ऑफ H2। H2 कैसे डिसोसिएट करेगा, एज अ 2H। क्लोरीन के डिसोसिएशन याद रखना, हमेशा जो भी डिसोसिएशन एनर्जी जिस भी सब्सटेंस की बताते हैं, वो हमेशा गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए। कीप दिस इन ऑलवेज माइंड, ओके। और आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इन्होंने डिसोसिएशन ऑफ व्हाट, HCl दिया हुआ है। ठीक है, HCl कैसे डिसोसिएट कर रहा होगा, इट विल डिसोसिएट एज H गैसियस प्लस Cl गैसियस, है ना। ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पे इसको बैलेंसिंग करूँ तो दिस वन। यहाँ पर मुझे क्या फाइंड आउट करना है, पर उन्होंने एक ही मोल का दिया हुआ है, नॉट ऑफ 2 मोल्स, तो मैं बैलेंस कर रही थी इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा आई नीड टू फाइंड आउट द फॉर्मेशन ऑफ HCl। फॉर्मेशन ऑफ HCl के लिए मुझे क्या चाहिए रहेगा, हाफ H2 प्लस हाफ Cl2, और सबके सब कौन सी फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, राइट। सो दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। मुझे ये फाइंड आउट करना है, आई नो दैट बॉन्ड एनर्जीज में जो ओवरऑल रिएक्शन है, यहाँ पर ओवरऑल रिएक्शन क्या है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl, दैट इज इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट।
ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास रिएक्टेंट्स क्या है, H2 और Cl2। तो H2 की वैल्यू क्या दी हुई है आपको 430, पर यहाँ पर इस वैल्यू को मुझे क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा, ठीक है ना, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंगली हाफ 430 प्लस क्लोरीन की वैल्यू को भी क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा, दैट इज 242 माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इसकी कितनी है, HCl के लिए बॉन्ड एनर्जी कितनी है, दैट इज 427 माइनस 427, है ना, ये सब के सब किस में है, किलो जूल पर मोल में। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर किस में आ जाएगा, किलो जूल पर मोल में, यू विल गेट योर आंसर। So this is the way by which we can find out the change in the enthalpy of any particular reaction on the basis of bond energies. Okay, now we will come to our next concept. So now the next concept is a Kirchhoff's equation. This Kirchhoff's equation tells about the relationship of enthalpy of a reaction and a temperature. ठीक है ना, it is a Kirchhoff's equation and this equation can be calculated at constant pressure और इट कैन बी कैलकुलेटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आपको एग्जाम में जो भी दिया होगा उसके अकॉर्डिंगली आप इसको सॉल्व करना, ठीक है। सपोज करो सबसे पहले हम किरचॉफ्स इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं एट अ कांस्टेंट प्रेशर। सपोज करो आपके पास एक रिएक्शन है, आप ए से बी पर जा रहे हो, इसके विद रिस्पेक्ट जो इंथैल्पी चेंज है वो HA है, इसके विद रिस्पेक्ट जो इंथैल्पी चेंज है वो HB है। नाउ द चेंज इन इंथैल्पी, क्योंकि इट इज अ स्टेट फंक्शन, आई कैन राइट इट एज HB माइनस HA। Now further differentiate this whole equation with respect to temperature by keeping what, pressure constant। तो यहाँ पर भी आप यही करोगे, DHB by dt at constant pressure minus DHA upon dt at constant pressure, and we know that dH by dt at constant pressure is equal to what, it is a heat capacity at a constant pressure, this is for B, and this is heat capacity at constant pressure for A, and it is equal to T delta H upon dt at constant P. Now further I know that I can write it as delta Cp also, है ना। Further we will do what, we will integrate this equation। अगर मैं इस equation को integrate करती हूँ, that is dl delta Cp, इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहाँ पर हम लेकर जा रहे हैं H1 से H2 और यहाँ पर हम लेकर जा रहे हैं दैट इज फ्रॉम, इसको यहाँ पर ऐसे नहीं करेंगे, सॉरी एक मिनट, इस स्टेप को अभी मैं इंटीग्रेशन में ऐसे नहीं करती, इसे इंटीग्रेट करना है तो पहले मैं टेम्परेचर को उस तरफ लेकर जाती हूँ, देन वी विल डू द इंटीग्रेशन। ओके, सो हियर आई कैन राइट T डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा Cp dt, है ना। तो अब इसे इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि इट इज अ फंक्शन ऑफ अ टेम्परेचर एंड इंथैल्पी ओनली ना, तो डेल्टा Cp को नहीं कर सकते इंटीग्रेशन में इन्वॉल्व। इट विल फ्रॉम H1 टू H2 और यहाँ पर ये जाएगा T1 से T2 तक। तो आपके पास क्या बनेगा, इट विल बी डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 इज इक्वल टू डेल्टा Cp T2 माइनस T1, और यू कैन राइट इट डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डेल्टा Cp, ठीक है। सो अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के लिए डेल्टा Cp पता है, व्हाट इज द चेंज इन हीट कैपेसिटीज, एंड इफ वी नो बोथ द टेम्परेचर्स एंड वन ऑफ द enthalpy, change in enthalpy, I can easily find out the change in enthalpy for other temperature, ठीक है। कैसे अब न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखेंगे। सिमिलरली अगर आपके पास कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, सेम यहाँ पे भी मेथड यही अप्लाई करेंगे। ए बी से रिएक्शन जा रहा है, यहाँ पर आपके पास इंटरनल एनर्जी चेंज है UA, यहाँ पर क्या है UB, सो इट इज ऑल्सो स्टेट फंक्शन, आई कैन राइट इट एज UB माइनस UA, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी हम इसे क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। मुझे यहाँ पर क्या कांस्टेंट रखना है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है। सेम dUB बाई dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम माइनस dUA बाई dt एट कांस्टेंट व्हाट, वॉल्यूम, एंड du बाई dt किसके इक्वल होता है, इट इज अ enthalpy change at constant volume. This is for B and this is for A, and it is equal to d delta U by dt at constant V, and that further will be equal to delta CV, right? अब हम क्या करेंगे, सेम अभी भी यहाँ पर हम टेम्परेचर को ले जाते हैं इस साइड पर। नाउ इंटीग्रेट दिस इक्वेशन U1 to U2
तो यहाँ पर भी T1 से कहाँ तक लेकर जाओगे, T2 तक। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डेल्टा U2 माइनस डेल्टा U1 इज इक्वल टू डेल्टा CV T2 माइनस T1, और आई कैन राइट डेल्टा U2 माइनस डेल्टा U1 T2 minus T1 is equal to delta CV. So variation in the change in internal energy with respect to temperature, it always depend upon the molar heat capacity at a constant volume. तो ये दोनों Kirchhoff's equation है, one is at constant pressure and another one is at a constant volume. एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, इसके बेसिस पे जो पिछले साल एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको जरा हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ किरचॉफ्स इक्वेशन आई कैन फाइंड आउट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl एट 348 केल्विन, और मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन है। मेरे पास हीट ऑफ फॉर्मेशन 298 केल्विन पर है। मेरे पास फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था मेरे पास दैट वाज डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 अपॉन T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डेल्टा Cp। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं यहाँ पर फाइंड आउट कर लूँगी, डेल्टा C कर दो Cp की। अगर मुझे मोलर हीट कैपेसिटीज मुझे सबकी पता है, H2 की भी, Cl2 की भी, HCl की भी। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है HCl की, सबसे पहले तो केमिकल रिएक्शन बनाना है। यहाँ पर HCl को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए हाफ H2 प्लस हाफ Cl2, है ना, सबके सब गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है यहाँ पर। अब सबसे पहले मैं क्या फाइंड आउट करूँगी, मेरे पास डेल्टा C की वैल्यू नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा C। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्टेंट। तो हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस हीट कैपेसिटी ऑफ व्हाट, रिएक्टेंट्स, ठीक है। प्रोडक्ट में HCl की वैल्यू कितनी दी हुई है, दैट इज 28.49, इट्स अ जॉल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। रिएक्टेंट्स की वैल्यू क्या है, इसका समेशन लेना है यहाँ पर भी, ठीक है, रिएक्टेंट की सारी वैल्यूज का। तो H2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 28.53, बट उसको आपको हाफ से क्या करना पड़ेगा, 53 प्लस रिएक्टेंट दूसरा कौन सा है, क्लोरीन। क्लोरीन की हीट कैपेसिटी की वैल्यू कितनी है 32.55। तो जब आप इसको करोगे ये क्या बनेगा, ये बनेगा 28.59। इसको क्या करो ज़रा, 2 1s 2 4s 8 एंड 2 2s 4 2 6 12, है ना, 14.26। और ये कितना बनेगा, ये बनेगा आपके पास 16.27 समथिंग, है ना। तो ये वैल्यू क्या बनी, ये आपके पास बना 14.26 प्लस ये क्या बना 16.27, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पर माइनस में आने वाला है। जो भी हीट कैपेसिटी की और टर्म है इसको कैलकुलेट कर लो, इट विल बी माइनस 31.53 बना, है ना। और अगर मैं इनको माइनस करूँ, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी है मैं आपको बता ही देती हूँ, ठीक है। चेक कर लेना एक बार वैल्यू को, दैट विल कम्स आउट टू बी माइनस 2.045। एक बार इसको चेक कर लेना, ठीक है। ये वैल्यू आपकी जो निकलेगी वो जाउल्स पर मोल पर केल्विन में निकल रही है, ठीक है। बाकी सारी वैल्यूज किलो जाउल्स में, इस चीज़ को याद रखना है। हीट कैपेसिटी की वैल्यू आपने इसमें निकाली है। अब आपको निकालना है हीट ऑफ फॉर्मेशन एट 348 केल्विन। ये वैल्यू मुझे निकालनी है डेल्टा H1। डेल्टा H1 की वैल्यू कितनी है, माइनस 92.30। ये वैल्यू किलो जॉल पर मोल में है। टेम्परेचर कितना है आपके पास, ये आपको निकालना है 348 पे, तो इट इज 348। दूसरा टेम्परेचर आपको कितना दिया हुआ है 298। और हीट कैपेसिटी की वैल्यू आपने कितनी निकाली, माइनस 2.045 जाउल्स में है ना। यहाँ पे आपको 10⁻³ करना पड़ेगा। बस आपको ये करना है, यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा H2। इसके बेसिस पे एक दो न्यूमेरिकल्स और भी सॉल्व कर लेते हैं। सो द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज एग्जैक्टली जो भी हमने पहले किया है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर भी आपके पास क्या है, आपके पास अमोनिया की फॉर्मेशन है। जब भी आप अमोनिया की फॉर्मेशन करोगे, ये अमोनिया की फॉर्मेशन कहाँ से होगी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी बैलेंसिंग, है ना। ये सारे गैसियस फॉर्म में, यहाँ पर आप क्या करोगे 2 अमोनिया, क्योंकि यहाँ पे आपने 2 अमोनिया किया तो यहाँ पे आपको 3 हाइड्रोजन करना पड़ेगा, है ना। दिस इज अ बैलेंसिंग। ये बैलेंसिंग क्यों रिक्वायर्ड है, ताकि हम फाइंड आउट कर सके यहाँ पर क्या
डेल्टा CP को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। सो डेल्टा CP आपके पास क्या है, डेल्टा CP आप कैसे निकालते हो, दैट इज आप यहाँ पे प्रेशर मेंशन कर सकते हो, पिछले न्यूमेरिकल में भी मैंने किया था, फिर आई थिंक इरेज कर दिया था, यू कैन मेंशन इट लाइक दिस आल्सो, ठीक है। तो CP ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस CP ऑफ क्या, रिएक्टेंट्स, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट्स में क्या क्या है, आपके पास 2 अमोनिया है, तो डेल्टा CP निकालना है, कैसे निकालोगे, अमोनिया की वैल्यू कितनी है 2 × 37.07 माइनस हीट कैपेसिटीज ऑफ रिएक्टेंट आपके पास क्या है, नाइट्रोजन की वैल्यू बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग भी लिखना है, वैल्यू कितनी है, दैट इज 28.45, ठीक है, प्लस 3 हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है, दैट इज 28.33। तो जब आप इसको सॉर्ट आउट करोगे, मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर आपके पास CP की वैल्यू कितनी आ रही है, CP की वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे इट विल बी -39.30, ठीक है, वैल्यू आई एम टेलिंग यू। तो यहाँ पर निकलेगी -39.30, बट इट इज इन जाउल पर मोल पर केल्विन, इसको याद रखना, ठीक है, किलो जाउल्स में नहीं है। अब मुझे निकालना है हीट ऑफ फॉर्मेशन एट सम अदर टेम्परेचर, T2 - T1 इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा CP। H2 की वैल्यू मुझे निकालनी है, इसको H2 को ऐसे लिखा रहने देते हैं। H1 आपको कितना दिया हुआ है, दैट इज -91.95 किलो जॉल में है वैल्यू, बस इस चीज़ को याद रखना। टेम्परेचर आपके पास कितना है, आपको फाइंड आउट करना है 300 केल्विन पे, और बट यहाँ पर जो दिया हुआ है वो किस पे दिया हुआ है आपको, वो 323 पे निकालना है, और सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है 300 केल्विन की, है ना। एंड दैट विल बी इक्वल टू, इस वैल्यू को यहाँ पे कैसे पुट करोगे, -39.30, बट इसको भी क्या करना पड़ेगा 10⁻⁻3। तो इस तरह से हम कर सकते हैं इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व, बस मेथड यही रहेगा, देख लेना कि जो हीट ऑफ रिएक्शन है वो हायर टेम्परेचर की आपको निकालनी होगी, लोअर टेम्परेचर का सारा डाटा आपको दिया होगा और आपको हाई टेम्परेचर में बताया होगा, जिससे आपको क्या निकालना है, दिस एंथैल्पी चेंज। सो दीज आर द वेरियस क्वेश्चंस। इसके अलावा क्वेश्चंस और आपसे पूछे गए थे, व्हाट इज हीट ऑफ हाइड्रेशन। सो हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट व्हिच इज रिलीज्ड व्हेन 1 mole of the substance is get hydrated by the water molecules. So whatever is the energy released is known as what, it is known as heat of hydration. So enthalpy of hydration, ठीक है। तो आपको enthalpy of hydration, enthalpy of neutralization या enthalpy of combustion जैसे कैसे एक्सप्लेन करोगे, it is the amount of a heat released when 1 mole of the substance is burnt in the required amount of oxygen to produce water and carbon dioxide. So whatever is the amount of heat released, we call it as what, we call it as enthalpy of combustion. तो ये सारी definitions बस आपको words क्या दिए उसके accordingly थोड़ा सा change करना है, बाकी definitions तो same ही चलेंगी। तो hopefully ये chapter आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इजी बहुत है और इतने ही क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल्स तो ऐसे बहुत बार रिपीट हुए, इन दो न्यूमेरिकल्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो होपफुली यू विल बी एबल टू सॉल्व इट फर्दर इन योर एग्जाम्स। सो हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर द पेशेंस एंड लिसनिंग।